हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई योद्धा। हम लोग क्लास 12 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड। तो शुरू करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया था, वाटर ट्रांसपोर्ट से शुरू करते हैं। One of the great advantages of water transportation is that it does not require route constructions. वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसके लिए आपको रोड्स बनाने की जरूरत नहीं है, सड़कें बनाने की जरूरत नहीं है। आप जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहें उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। ओशंस आर नेचुरली कनेक्टेड एंड नेविगेबल बाय शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। जितने भी ओशंस हैं वो अपने आप में ही पहले से ही कनेक्टेड है, सड़कें बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। और किसी भी साइज की जो शिप है इसमें नेविगेट कर सकते हैं, मतलब इन रूट्स पे, इन ओशंस में चल सकते हैं। ऑल दैट इज नीडेड इज टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज एट द टू एंड्स। आपको रोड्स बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जैसे दो अलग अलग ये यहाँ से शिप चलना शुरू हुआ और उसे यहाँ जाना है, तो आपको दोनों एंड पे क्या बनाना पड़ेगा, पोर्ट बनाने पड़ेंगे। पोर्ट फैसिलिटीज दोनों एंड पे होनी चाहिए, है ना। कंटेनर को लादने के लिए, लोड करने के लिए, कंटेनर को अनलोड करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, पोर्ट फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। इट इज चीपर बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज फार लेस देन दैट ऑफ लैंड। वाटर में फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए फ्यूल भी कम लगता है और इसी वजह से क्या है, ये चीपर है। नेक्स्ट पॉइंट भी देखो, वही कह रहा है, द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज लोअर। वही वजह है कि फ्रिक्शन कम है, इसलिए एनर्जी कॉस्ट भी कम है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सी रूट्स। सी रूट्स के बारे में देखते हैं। ओशंस प्रोवाइड अ स्मूथ मेंटेनेंस फ्री हाईवे यूजेबल इन ऑल डायरेक्शन। ओशन हमें एक फ्री हाईवे प्रोवाइड करा रहे हैं, मेंटेनेंस फ्री हाईवे प्रोवाइड करा रहे हैं, जो किसी भी डायरेक्शन में आप जहां पे चल सकते हैं, है ना। वहां पे कोई रोड तो बने हुए हैं नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। सी रूट्स शो ह्यूमन ह्यूमन अडेप्टेशन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। सी रूट से हमें क्या पता चलता है कि हमने एनवायरनमेंट को, हमने नेचर को अपने तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, अडेप्ट कर लिया अपने तरीके से विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ओशन ट्रांसपोर्ट इज चीपर फॉर कैरिंग बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। ओशन ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ता है, वो चीपर है बल्कि गुड्स को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ले जाने के लिए। जो भारी सामान है, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे दूर तक ले जाने के लिए, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ले जाने के लिए जो सबसे सस्ता पड़ता है वो क्या पड़ता है, ओशन ट्रांसपोर्ट पड़ता है। मॉडर्न शिप्स हैव रडार, वायरलेस एंड अदर नेविगेशन एड्स। अब जो नए शिप्स आ गए हैं, जो मॉडर्न शिप्स आ गए हैं, उनमें बहुत तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, नई नई तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जैसे रडार है, वायरलेस है, या दूसरे नेविगेशन एड्स है। इसी तरीके से मॉडर्न शिप्स में आपको रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स मिलेंगे, टैंकर्स मिलेंगे और स्पेशलाइज्ड शिप्स भी मिलेंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स का ये हुआ कि पहले जो मीट था, मीट इंडस्ट्री एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मीट नहीं बेच पा रही थी, है ना, वो रास्ते में ही खराब हो जा रहा था। लेकिन जब से हमने शिप्स में फ्रिज लगा दिया, तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत इजीली एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मीट या दूसरे जो डेयरी प्रोडक्ट है जो खराब हो जाते हैं अगर वो ठंडे ना रहे, है ना, अब हम उसे बहुत दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भेज पा रहे हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि सारी फैसिलिटीज आने की वजह से क्या हुआ है, कार्गो ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया है। ठीक है, द यूज ऑफ कंटेनर्स में कार्गो हैंडलिंग ईजियर एट मेजर पोर्ट्स। हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो सामान है वो कंटेनर्स में रखेंगे और उसके बाद इन कंटेनर्स को शिप्स पे रख देंगे, और इसकी वजह से क्या हुआ है, कार्गो हैंडलिंग यानी कि इस सामान को हैंडल करना बहुत आसान हो गया है, गुड्स हैंडलिंग ईजी हो गई है। सबसे पहला जो मेजर वाटरवे हमारे पास आता है या सी रूट हमारे पास आता है वो है नर्दर्न अटलांटिक सी रूट। देखो ये है हमारा अटलांटिक ओशन, ये है हमारा अटलांटिक ओशन, इसके नर्दर्न वाले हिस्से की बात कर रहा है। नर्दर्न अटलांटिक सी रूट इसकी बात कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, दिस लिंक नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए ये वाला हिस्सा, एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप ये वाला हिस्सा, इन दोनों को आपस में जोड़ता है क्या, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। द टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो दोनों रीजन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये वर्ल्ड में इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स माने जाते हैं। इन दोनों को आपस में क्या जोड़ता है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। द फॉरेन ट्रेड ओवर दिस रूट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। इस रूट पे जितनी फॉरेन ट्रेड हो रही है वो पूरे वर्ल्ड की कंबाइंड ट्रेड अगर हम कर दें तो उससे भी ज्यादा होगी। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट।
पूरी वर्ल्ड ट्रेड का 1/4 यानी कि 25% जो ट्रेड हो रही है इसी ओशन रूट से हो रही है, इसी सी रूट से हो रही है। कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। इट इज द बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड एंड कॉल्ड द बिग ट्रंक रूट। ये आपको याद रखना है फॉर द एमसीक्यूज। कौन से ओशन रूट को या सी रूट को हम बिग बिग ट्रंक रूट भी बोलते हैं? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द नदर्न अटलांटिक सी रूट। बोथ द कोस्ट हैव हाईली एडवांस पोर्ट्स एंड हार्बर फैसिलिटीज। ये जो दोनों कोस्ट है हमारे पास, चाहे ये वाला है हमारा ईस्टर्न अमेरिका वाला है या वेस्टर्न यूरोप वाला है, ये दोनों पे ही आपको जो पोर्ट्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड पोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसकी वजह से भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इजीली हो पा रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट। ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी को किससे जोड़ता है? इंडियन ओशन के साथ जोड़ता है। ये हमारा इंडियन ओशन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। दिस सी रूट पासेस थ्रू द हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। ये जो सी रूट है ओल्ड वर्ल्ड के हार्ट से पास हो रहा है, इस वाले एरिया को कहा जाता है द हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। इट सर्व्स मोर कंट्रीज एंड पीपल देन एनी अदर रूट। ये अकेला रूट ऐसा है जो बाकी किसी भी ओशन रूट से ज्यादा कंट्रीज को सर्व करता है। मेजर पोर्ट्स इंक्लूड पोर्ट सईद, एडन, मुंबई, कोलंबो एंड सिंगापुर। पोर्ट सईद यहीं पे ही है, स्वेज के पास है। इसके बाद एडन, ये आ गया हमारा एडन, मुंबई, कोलंबो, ठीक है, और इसके बाद हमारा सिंगापुर इसी तरफ से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ये इन सारे जो मेजर पोर्ट्स हैं इन्हें आपस में जोड़ता है। द स्विज कैनाल हैज शॉर्टन डिस्टेंस एंड टाइम फॉर दिस रूट। हम सबको पता है कि हमने यहाँ पे एक स्विज कैनाल बना रखी है। कहाँ से? ये बना रखी है। पहले क्या हो रहा था कि हम इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहे थे, इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहे थे। अगर हमें एशिया जाना हो, साउथ ईस्ट एशिया जाना हो, इंडिया जाना हो, तो हमें इतना लंबा ट्रैवल करके आना पड़ रहा था। लेकिन जब से हमने यहाँ पे स्वेज कैनाल बनाई है तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही है, यहाँ पे अपना सामान भेज देंगी, मेडिटेरेनियन सी में अपना सामान भेज देंगी, और वो यहाँ पे वो शिप्स पे लोड होके स्वेज कैनाल से होते हुए चला जाएगा सीधा का सीधा इंडियन ओशन में, और एशिया तक पहुंच जाएगा, और आगे ऑस्ट्रेलिया तक भी यहीं से जाएगा। ठीक है, जो पहले इतना लंबा हमें ट्रैवल करना पड़ रहा था वो डिस्टेंस काफी हद तक कम हो गई है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि स्वेज कैनाल ने जो डिस्टेंस है और जो टाइम है वो कम कर दिया है इस रूट का। इट रिप्लेस द लोंगर केप ऑफ गुड होप रूट। पहले हम केप ऑफ गुड होप रूट से जा रहे थे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पड़ता है ये एक जगह केप ऑफ गुड होप, है ना। पहले यहाँ से जा रहे थे, अब हमने यहाँ से जाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द केप ऑफ गुड होप सी रूट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। देखो क्या कह रहा है। दिस ट्रेड रूट लिंक्स इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न यूरोप। किसे जोड़ रहा है? वेस्टर्न यूरोप को जोड़ रहा है। किसके साथ? विद वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो हमारा नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है साउथ ईस्ट एशिया। ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया आ गया, इंडिया और ये कोलंबो वाला जो एरिया आ गया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया विद कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक इकोनॉमीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी किसके साथ जोड़ता है? यूरोप के साथ जोड़ता है, अफ्रीका के साथ जोड़ता है, और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ता है। सारी जगह को आपस में जोड़ रहा है ये। ट्रेड विद ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका इज ग्रोइंग ड्यू टू रिच नेचुरल रिसोर्सेज। ईस्ट ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका के साथ ट्रेड बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, रिच मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टिन, ग्राउंडनट, ऑयल पाम, कॉफी, फ्रूट्स, वो सारे के सारे आपको इस एरिया में मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रेड भी बढ़ती जा रही है, इंप्रूव हो रही है ट्रेड। आगे हमारे पास आ जाता है द सदर्न अटलांटिक सी रूट। ये हमारा अटलांटिक ओशन है, मैंने अभी बताया था, और ये है सदर्न, साउथ वाला हिस्सा अटलांटिक सी रूट का। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। द अटलांटिक सी रूट कनेक्ट वेस्ट यूरोप, ये आ गया हमारा वेस्ट यूरोप, विद वेस्ट अफ्रीका, ये है हमारा वेस्ट अफ्रीका, विद ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तीनों के तीनों यहीं पे पड़ते हैं हमारे। इन्हें आपस में क्या जोड़ता है? हमारा सदर्न अटलांटिक सी रूट जोड़ता है। ट्रैफिक इज लिमिटेड ड्यू टू लो डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। कह रहा है कि ये जो दो रीजन है, ये जो दो रीजन है, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो लिमिटेड है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्रैफिक इज लिमिटेड ड्यू टू लो डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में पॉपुलेशन भी कम है और डेवलपमेंट भी कम है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा आपको देखने को मिलेगा नहीं। मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज इंक्लूड साउथ ईस्टर्न ब्राजील, द प्लाटा एस्चुरी, ये सारा का सारा यहीं पे है, ब्राजील भी यहीं पे, प्लाटा एस्चुरी भी यहीं पे है,
एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे हमारा साउथ अफ्रीका। द रियो डी जेनेरो, द केप टाउन रूट हैज लिटिल ट्रैफिक एज बोथ रीजन्स हैव सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, यह है हमारा रियो डी जेनेरो और यह है हमारा केप टाउन। ये जो सी रूट है वो कह रहा है कि इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, ना के बराबर ट्रैफिक है, लिटिल ट्रैफिक है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एरियाज़ एक ही जैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक्सचेंज करने के लिए कुछ है नहीं। अब हमारे पास आ जाता है द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है, नॉर्थ वाले की बात कर रहे हैं। ट्रेड रूट्स अक्रॉस द नॉर्थ पैसिफिक कन्वर्ज एट होनोलुलु। इस रीजन में जो नॉर्थ पैसिफिक जो सी रूट है, इसमें जो जितने भी ट्रेड रूट्स आपको मिलेंगे वो होनोलुलु में आके आपस में कन्वर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे आके आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं, देख लो, ये भी यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, ये भी सारे एक ही जगह पे आके कन्वर्ज हो रहे हैं। द ग्रेट सर्कल रूट बिटवीन वैंकूवर एंड योकोहामा cuts travel distance by half, 2480 किलोमीटर। योकोहामा और वैंकूवर के बीच में जो सर्कल रूट है, ये वाला जो सर्कल रूट है, इसकी जो डिस्टेंस है वो आधी हो गई है। अब कितनी हो गई है? 2480 किलोमीटर हो गई है। इट लिंक्स वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद एशियन पोर्ट्स। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट जो है, ये वाले जो वेस्टर्न कोस्ट जो है, इन्हें एशियन पोर्ट्स के साथ जोड़ता है हमारा क्या? नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। फिर से समझ लो, अमेरिका का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है, इसे किसके साथ जोड़ रहा है? वो एशिया के ईस्ट वाले हिस्से के साथ जोड़ रहा है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट वाले हिस्से को एशिया के इन पोर्ट्स के साथ जोड़ रहा है ये। की अमेरिकन पोर्ट्स, कौन कौन से अमेरिकन पोर्ट्स पड़ेंगे इस रूट पे? वैंकूवर पड़ेगा, सिएटल पड़ेगा, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। कि एशियन पोर्ट्स कौन कौन से मिलेंगे हमें यहाँ पे? योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला एंड सिंगापुर। मेन मेन आपको यहाँ पे नजर आ गए होंगे। ये रहा योकोहामा, शंघाई, हांगकांग आ गया, सिंगापुर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी रूट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, साउथ पैसिफिक सी रूट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, द सी रूट कनेक्ट वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विद ऑस्ट्रेलिया। साउथ पैसिफिक यानी कि अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कह रहा है दिस सी रूट कनेक्ट्स वेस्ट यूरोप, यानी कि ये वाला हिस्सा देखो यहाँ पे है वेस्ट यूरोप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका विद ऑस्ट्रेलिया, ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, और इसे किसके साथ जोड़ रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ रहा है। न्यूजीलैंड एंड द स्केटर्ड पैसिफिक आइलैंड विया द पनामा कैनाल। ठीक है, जो स्केटर्ड ये पैसिफिक आइलैंड यहाँ पे इन सबको आपस में जोड़ता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करूँ तो यहाँ तो बीच में तो लैंड पड़ा हुआ है, इतना इतना मुझे घूम के आना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक बीच में पनामा कैनाल है, इस जगह पे एक है पनामा कैनाल। अगर मैं वेस्ट यूरोप से चलना शुरू करूँ तो मैं सीधा यहाँ से एंटर कर सकता हूँ, यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ, इतना लंबा घूम के जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमें नॉर्थ अमेरिका के इस वाले हिस्से भी जोड़ रहा है। ठीक है, वेस्ट यूरोप को, फिर से समझ लो, वेस्ट यूरोप के नॉर्थ अमेरिका के इस वाले हिस्से से जोड़ रहा है, वेस्ट वाले हिस्से से भी जोड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जोड़ रहा है। ठीक है, और हमारा जो एशिया है, ईस्ट एशिया, इसके साथ भी जोड़ रहा है। ठीक है, दिस रूट इज ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग हांगकांग, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। ठीक है, ये जो हमारे ईस्ट एशिया वाली जो कंट्रीज हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इसी रूट का यूज किया जाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन पनामा एंड सिडनी इज 12,000 किलोमीटर। पनामा से लेके सिडनी तक जो डिस्टेंस है कितनी है? 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन दिस रूट। इस रूट पे इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा पड़ रहा है? होनोलुलु पड़ रहा है, क्योंकि सारे ही सी रूट यहाँ पे आगे कन्वर्ज हो रहे हैं। अच्छा, मैप में क्या क्या आएगा? हमारे सीबीएसई बोर्ड के मैप में क्या क्या आएगा? हमारे सिलेबस में क्या क्या है? मेजर सी पोर्ट्स देखते हैं कौन कौन से आएंगे। यूरोप के कौन कौन से आएंगे? नॉर्थ केप, ये है हमारा नॉर्थ केप। लंदन, हमारे जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ पे पड़ेगा लंदन, और हैम्बर्ग पड़ेगा ये यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में। ये तीनों कहाँ पे? यूरोप में है। नॉर्थ केप, लंदन और हैम्बर्ग। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से पड़ेंगे? वैंकूवर पड़ेगा, सैन फ्रांसिस्को पड़ेगा एंड न्यू ऑर्लिन्स पड़ेगा। इसके बाद साउथ अमेरिका में कौन कौन से पड़ रहे हैं? रियो डी जेनेरो, ये है यहाँ पे, कोलोन यहाँ पे है, और वेलपराइसो यहाँ पे है। ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं, चाहे तो आपको ये प्रिंट करा लेने हैं। इसकी मैंने अलग से एक पीडीएफ तैयार कर रखी है अलग से, वो आपको प्रिंट करा लेनी है। उसमें ज्योग्राफी के जितने भी मैप हैं, जियो के जितने भी मैप हैं जो 10 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, वो आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएंगे सारे के सारे। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
इसके अलावा अफ्रीका में कौन कौन से मेजर सी पोर्ट पड़ेंगे आपको? स्वेज पड़ेगा, ये रहा स्वेज। इसके अलावा केप टाउन पड़ेगा। ठीक है, एशिया में कौन कौन से पड़ रहे हैं? योकोहामा है, शंघाई, हांगकांग, एडन आ गया, कराची, कोलकाता। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पड़ रहे हैं? पर्थ, सिडनी एंड मेलबर्न। ठीक है, ये सारे के सारे आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में हैं, यानी कि जो आपसे वो मैप में पूछता है, ये सारे के सारे मैप वाले हैं, आपको ये याद रख लेना। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है सी रूट्स के बाद, वो है कोस्टल शिपिंग। कोस्टल शिपिंग का क्या हो गया बेटा? देखो, जैसे ये एक ही कोस्ट है, ये जो क्या है, एक ही कोस्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में शिप यूज हो रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में शिप यूज हो रहे हैं, है ना। हम सामान को बाय लैंड ना करके भेज के, बाय लैंड हम सामान को नहीं भेजेंगे, हम क्या कर रहे हैं, बाय ओशन भेज रहे हैं, तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, कोस्टल शिपिंग कह रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमें पता है। ओशन रूट्स कनेक्ट कंट्रीज वाइल कोस्टल शिपिंग सर्व्स एरियाज अलोंग लॉन्ग कोस्टल लाइंस। जैसे एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, ये एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, यहाँ से आपको कोई सामान यहाँ तक भेजना है, तो आप बाय लैंड ना ना भेज करके उसे कैसे भेज रहे हैं, बाय ओशन भेज रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, कोस्टल शिपिंग कह रहे हैं। कोस्टल शिपिंग इज इंपॉर्टेंट इन कंट्रीज विद लॉन्ग कोस्ट लाइन लाइक यूएसए, चाइना एंड इंडिया। हमारा भी जो पेनिनसुला इंडिया है, हमें पता है कि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से सामान यहाँ भेजना हो, ठीक है, अगर मुझे कांडला से, गुजरात से सामान यहाँ पे भेजना हो, नीचे केरला में भेजना हो, तो मैं उसे बाय ओशन भेज सकता हूँ, इसे हम क्या कह रहे हैं, कोस्टल शिपिंग कह रहे हैं। आगे कह रहा है शेंजन स्टेट्स इन यूरोप आर वेल पोजीशन फॉर कोस्टल शिपिंग बिटवीन मेंबर कंट्रीज। देखो, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, शेंजन अग्रीमेंट। इसमें क्या हुआ था कि जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो जो कहाँ पे अवेलेबल है, जो कोस्टल एरियाज वाली जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, इसके बीच में जितनी भी ट्रेड होगी, फ्री ट्रेड होगी। मतलब यहाँ पे कोई आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई इम्पोर्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं, यहाँ पे कोई चेकिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था, शेंजन अग्रीमेंट। तो कह रहा है कि यूरोप की जो कोस्टल कंट्रीज हैं, जो शेंजन स्टेट्स हैं, वो बहुत वेल पोजीशन है कोस्टल शिपिंग के लिए। ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज हैं, यहाँ पे कोस्टल शिपिंग चल रही है यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। आगे कह रहा है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल शिपिंग कैन रिड्यूस कंजेशन ऑन लैंड रूट्स। अगर आप कोस्टल शिपिंग को बहुत अच्छे से डेवलप कर दो, तो लैंड रूट पे जो इतने ट्रक नजर आ रहे हैं, इतनी भीड़ नजर आ रही है, ठीक है, वो कम हो जाएगी, वो कंजेशन जो है वो कम हो जाएगा। शिपिंग कैनाल्स, ठीक है, दो मेजर कैनाल है हमारे पास, दो इंपॉर्टेंट कैनाल है हमारे पास। सबसे पहले आती है स्वेज कैनाल। ठीक है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1869। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना स्वेज कैनाल वाला। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट, कनेक्टिंग पोर्ट सईद इन नॉर्थ टू पोर्ट स्वेज इन साउथ। ये है पोर्ट सईद और ये है हमारा पोर्ट स्वेज, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। ये क्या कर रही है, मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ जोड़ रही है, रेड सी के साथ जोड़ रही है। ये है रेड सी। ठीक है, इट लिंक्स मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी, अभी जो मैंने आपको बताया। द कैनाल रिड्यूसेस डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल इंग्लैंड एंड कोलंबो श्रीलंका कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट। देखो, पहले क्या होता था, मैंने अभी भी आपको बताया था कि पहले अगर आपको इंग्लैंड से कहाँ पे जाना हो, श्रीलंका में जाना हो, तो आपको इतना घूम के आना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल बना दी, जिसे हम कहा जाता है स्वेज कैनाल। तो अब वो सारा सामान मेडिटेरेनियन सी पे लाके छोड़ देते हैं, और यहाँ से वो सारा सामान शिप्स पे लाद करके सीधा पहुंच जाता है, इस कैनाल के जरिए सीधा पहुंच जाता है एशिया तक। ठीक है, इतना अब घूम के आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लिवरपूल यानी कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में जो डिस्टेंस है, वो बहुत हद तक कम हो गई, काफी कम कर दी है इस कैनाल ने। आगे कह रहा है इट इज अ सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक्स। ठीक है, इस कैनाल में आपको लॉक्स नहीं मिलेंगे। अब ये लॉक्स क्या होते हैं, देखो बेटा, कैनाल का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए, ठीक है, कैनाल का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए लॉक सिस्टम यूज होता है। ठीक है, अगर आपको किसी शिप को ऊपर उठाना हो, तो आप उसमें पानी छोड़ देंगे तो शिप ऊपर उठ जाएगा। आपको अगर शिप को थोड़ा सा नीचे करना हो, तो आप उसमें से पानी कम कर देंगे, तो उसकी पानी कम होगा तो शिप भी नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि ये जो स्वेज कैनाल है, इसमें किसी भी तरह का लॉक सिस्टम नहीं है, मतलब ये सी लेवल पे रहेगी। ना तो आप इसमें पानी बढ़ा सकते हैं, ना तो आप इसमें पानी घटा सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज 160 किलोमीटर लॉन्ग एंड 11 टू 15 मीटर डीप। इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 160 किलोमीटर है, और डेप्थ कितनी है इसकी, 11 टू 15 मीटर तक है।
अराउंड 100 शिप्स पास थ्रू दिस कैनाल डेली, टेकिंग 10 to 12 आवर्स ईच। हर रोज यहाँ से लगभग 100 शिप्स पास होते हैं और 10 से 12 घंटे का समय लगता है उन्हें इस कैनाल को पास करने में। हाई टोल्स ऑन कैनाल मेक सम शिप्स प्रीफर द लॉन्गर केप रूट व्हेन टाइम इज इन कंसर्न। क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइम बचा रही है लोगों का, तो सीधी-सी बात है ये पैसा भी ज़्यादा लेंगे। ठीक है? तो इस कैनाल रूट पे टोल भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इसलिए कुछ शिप क्या करते हैं, ये वाला रूट ना ना पकड़ के क्या करते हैं, केप ऑफ गुड होप वाला रूट पकड़ते हैं। ठीक है? जिन्हें लगता है कि भई हमारी कोई टाइम मजबूरी नहीं है, हम जब मर्ज़ी पहुँचे, 10 दिन बाद पहुँचे, 15 दिन बाद पहुँचे, तो वो क्या कहते हैं कि हम कैनाल से ना जा करके कहाँ से जाएँगे, केप ऑफ गुड होप वाले रूट से जाएँगे। ठीक है? नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, टोल टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। A railway runs along the canal with a branch line from इस्माइलिया टू कायरो। ठीक है? इस कैनाल के साथ-साथ एक रेलवे चलता है, ये देखो एक रेलवे चलता है इसके साथ-साथ, और कायरो और इस्माइलिया से एक ब्रांच भी आती है उसी सेम रेलवे की। ठीक है? स्वेज कैनाल के बारे में ये आगे बता रहा है हमें, अ फ्रेश वाटर कैनाल फ्रॉम द नाइल। ठीक है? नाइल रिवर से एक फ्रेश वाटर कैनाल जोड़ी गई है स्वेज कैनाल के साथ एट इस्माइलिया टू सप्लाई फ्रेश वाटर टू पोर्ट सईद एंड स्वेज। ठीक है? ये है इस्माइलिया और ये है हमारी नाइल रिवर। ये है हमारी नाइल रिवर। ठीक है? यहाँ से एक कैनाल जोड़ी गई है इस्माइलिया तक, जो फ्रेश वाटर पहुँचा रही है, और यहीं से फिर फ्रेश वाटर कहाँ तक जाता है? पोर्ट सईद तक जाता है और पोर्ट स्वेज तक जाता है। अब अगली हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कैनाल आ जाती है, द पनामा कैनाल। दिस कैनाल कनेक्ट द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। ये है हमारा अटलांटिक ओशन, ये है हमारा पैसिफिक ओशन, इन दोनों को आपस में कौन सी जोड़ती है? पनामा कैनाल जोड़ती है। यहाँ पे है पनामा कैनाल। ठीक है? इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा isthmus बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन बाय द यूएस। ठीक है? कोलोन और पनामा सिटी के बीच में ये जो कनाल है ये बनी है। ठीक है? आगे कह रहा है विच इज एक्वायर्ड एन 8 किलोमीटर वाइड कैनाल जोन ऑन आइदर साइड, और इस कैनाल ने अपने दोनों तरफ 8 किलोमीटर तक का एरिया ले रखा है। इस कैनाल ने अपने दोनों तरफ 8 किलोमीटर तक का एरिया कब्जा रखा है। ठीक है? और ये बनी कहाँ से? पनामा इस्थमस से बनी है। अब ये पनामा इस्थमस क्या है? ध्यान से समझो। ये बीच में जो छोटा-सा नज़र आ रहा है ना, ये तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है आपस में, इसे हम कह रहे हैं पनामा इस्थमस। यहाँ से होके ये बनाई गई है। ठीक है? आगे कह रहा था पनामा कैनाल इज 72 किलोमीटर लॉन्ग विद अ 12 किलोमीटर स्ट्रेच रिक्वायरिंग वेरी डीप कटिंग। ठीक है? 72 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ कितनी है? 12 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ है, और इसकी जो गहराई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पनामा कैनाल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट यूजेस 6 लॉक्स टू रेज एंड लोअर शिप्स बाय 26 मीटर बिफोर दे एंटर द गल्फ ऑफ पनामा। ठीक है? अभी हम सुएज कैनाल के बारे में जब पढ़ रहे थे, वहाँ पे उसमें लिखा था कि ये कोई भी लॉक सिस्टम ये यूज़ नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड पनामा कैनाल लॉक सिस्टम यूज़ करेगी। ये क्या करेगी? शिप्स को ऊपर उठाने के लिए और शिप्स को थोड़ा नीचे करने के लिए लॉक सिस्टम का यूज़ करेगी। देखो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में यहाँ तक एक शिप आया, ठीक है? ये गेट बंद करके यहाँ पे पानी भर देंगे तो शिप ऊपर उठ जाएगा। फिर शिप आगे जाएगा, ये गेट बंद करके और पानी भर देंगे तो शिप ऊपर उठ जाएगा, ऐसे कर करके वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर आगे चल के यहाँ पे पानी कम किया जाएगा, और पानी कम किया जाएगा, और पानी कम किया जाएगा, फिर वो पैसिफिक ओशन तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो शिप्स हैं, उन्हें हम 26 मीटर तक ऊपर उठा सकते हैं, और 26 मीटर तक उनकी हाइट मतलब जो वाटर लेवल है, उसे कम भी कर सकते हैं। आगे कह रहा है इट शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 13,000 किलोमीटर। अमेरिका के ही दो एरियाज को आपस में इसने दोनों के बीच में क्या कर दिया? डिस्टेंस कम कर दी बाय 13,000 किलोमीटर। इट reduces ट्रैवल डिस्टेंसेस बिटवीन वेस्टर्न यूरोप, यूएस वेस्ट कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल यूएसए, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया। फिर से समझो, इसने वेस्टर्न यूरोप यानी कि ये वाला हिस्सा, यूएस वेस्ट कोस्ट यानी कि ये वाला हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल यूएसए, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल यूएसए यही वाला हिस्सा है, ठीक है, एंड ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कम कर दी। देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ घूम के जाऊंगा तो मुझे बहुत लंबा जाना पड़ेगा, इससे सीधा अच्छा क्या है कि मैं यहाँ से सीधा यहाँ से एंटर कर जाऊं, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ से अगर मुझे यहाँ जाना है तब भी मैं पनामा कैनाल का ही यूज करूंगा। तो इस तरीके से इन सारे एरियाज को जोड़ते हो, डिस्टेंस इसने बहुत कम कर दिया इन सारे एरियाज के बीच में।
इट इज इकोनॉमिकली लेस इंपॉर्टेंट देन स्वेज कैनाल बट वाइटल फॉर लैटिन अमेरिका। ये कह रहा है कि स्वेज कैनाल से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट चलता है, लेकिन पनामा कैनाल से इतना नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी लैटिन अमेरिका के लिए यानी कि साउथ अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉक सिस्टम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं इनलैंड वाटरवेज। देखो हमने सी रूट्स देख लिए जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज को जोड़ रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि देखो यहाँ तक सामान आ जा रहा है, ये कोई कोस्ट है, यहाँ तक बड़े शिप आ जा रहे हैं, लेकिन जो सामान है वो अंदर तक भी ले जाना है। ठीक है, अगर हम बाय लैंड ले जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत खर्चा लगेगा और एक बार में इतना सामान नहीं जा पाएगा। तो इनलैंड वाटरवेज भी बने हुए हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो कोस्ट बना है, यहाँ पे जो पोर्ट बना है, यहाँ से लेके अंदर भी, थोड़ा अंदर तक भी आप सामान को ले जा सकते हैं, गुड्स को ले जा सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इनलैंड वाटरवेज। ठीक ठीक है, देखो क्या कह रहा है। रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज हैव बीन यूज्ड एज वाटरवेज सिंस एंशिएंट टाइम्स। बहुत टाइम से रिवर्स को, कैनाल्स को हम वाटरवेज की तरह यूज करते हुए आ रहे हैं। बोट्स एंड स्टीमर्स ट्रांसपोर्ट बोथ कार्गो एंड पैसेंजर्स। इन इनलैंड वाटरवेज में बोट्स भी चलती हैं और स्टीमर्स भी चलते हैं, और दोनों कार्गोज को भी एक जगह से दूसरी के ट्रांसपोर्ट करते हैं और पैसेंजर को भी एक जगह से दूसरी के ट्रांसपोर्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज डिपेंड ऑन नेविगेबिलिटी, कंटिन्यूअस वाटर फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपको इनलैंड वाटरवेज बनाने हैं तो आपको 3 कंडीशंस लगेंगी। सबसे पहले ये कि वो नेविगेबल होना चाहिए, यानी कि उसमें विड्थ भी अच्छी खासी होनी चाहिए और उसमें डेप्थ भी अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें अगर आप कोई बड़ी शिप अगर अंदर चल जाए और वो वहाँ पे जाके फँस जाए। ठीक है? इसके अलावा कंटिन्यूअस वाटर फ्लो, उसमें साल भर पानी भी भरा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी का लेवल कभी कम हो जाए, कभी बढ़ जाए, है ना? और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ में देखने को मिल सकता है कि इनलैंड वाटरवेज अगर आपको डेवलप करने हैं तो कौन-कौन सी 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली नेविगेबिलिटी, कंटीन्यूअस वाटर फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। इन डेंस फॉरेस्ट रिवर्स सर्व एज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो डेंस फॉरेस्ट है, जैसे ये वाली पिक्चर देखो, ठीक है, यहाँ पे रोड्स बनाना बहुत मुश्किल है और बनाएंगे भी नहीं क्योंकि नेचर को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे डेंस फॉरेस्ट में रिवर्स ही क्या काम करती हैं? रूट्स का काम करती हैं और यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। Inland waterways are used to carry heavy cargo such as coal, cement, timber and metallic ores. Inland waterways का जो यूज़ हम कर रहे हैं, हैवी कार्गोज को एक जगह से दूसरे के पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, हैवी गुड्स को एक जगह से दूसरे के पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कोल है, सीमेंट है, टिम्बर, मेटेलिक ओर्स, ईटीसी। इसके अलावा कह रहा है इन एंशिएंट टाइम्स रिवर्स वर द मेन ट्रांसपोर्टेशन रूट्स इन इंडिया। एंशिएंट टाइम्स की अगर बात करें, जब सड़कें कच्ची होती थी तो उस समय मेजरली लोग रिवर से एक जगह से दूसरे के ट्रांसपोर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ देयर बोट्स। ठीक है, देयर इंपॉर्टेंस डिक्लाइन ड्यू टू रेलवे कंपटीशन, वाटर डाइवर्जन फॉर इरिगेशन एंड पावर मेंटेनेंस। ठीक है, आगे जाके रिवर्स की इंपॉर्टेंस कम हो गई, क्यों? क्योंकि रेलवे ने कंपटीशन दे दिया रिवर ट्रांसपोर्ट को। इसके अलावा हमने इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा वाटर को डाइवर्स कर लिया। ठीक है, मतलब अब रिवर्स में उतना पानी हमने छोड़ा ही नहीं। इसके अलावा मेंटेनेंस भी इतनी अच्छी हमने रखी नहीं, तो अब इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। रिवर्स आर वाइटल फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिवर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, की रिवर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, रिवर्स की इंपॉर्टेंस क्या है इन ट्रांसपोर्ट या इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है नेविगेबिलिटी ऑफ रिवर्स इज इम्प्रूव्ड थ्रू ड्रेजिंग, बैंक स्टेबलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन डैम्स एंड ब्रिजेस। रिवर्स में नेविगेबिलिटी यानी शिप्स चलाना, बोट चलाना आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है? क्योंकि अब हम लोग ड्रेजिंग कर रहे हैं। ड्रेजिंग का मतलब हम जो रिवर की बॉटम्स है वहाँ से रेत निकाल देते हैं, वहाँ से सिल्ट निकाल देते हैं, वो सारी चीज़ें, जिससे रिवर की जो गहराई है वो बनी रहती है। इसके अलावा बैंक स्टेबलाइजेशन, हमने जो रिवर बैंक्स हैं उन्हें पक्का बना दिया है अब, यानी कि साइड से मिट्टी का कटा होना बंद हो गया है। और इसके अलावा हमने रिवर्स पे डैम भी बना दिए और ब्रिजेस, बैराज भी बना दिए हैं। मैनी रिवर्स फंक्शन एज मेजर कमर्शियल हाईवेज वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कमर्शियल हाईवेज की तरह काम कर रही हैं, और वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी हैं, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऐसा एक हमारे पास आ जाता है द राइन वाटरवेज। ठीक है, राइन वाटरवेज देखो क्या कह रहा है, द राइन वाटरवेज फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड द नीदरलैंड। ये रहा हमारा नीदरलैंड और ये है हमारा जर्मनी। यहाँ से होती है फ्लो कौन सी रिवर? राइन रिवर होती है। इट इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रोटरडेम टू
बेसल। नीदरलैंड से लेके स्विट्जरलैंड तक, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 700 किलोमीटर है। यहाँ तक ये, इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसे नेविगेट कर सकते हैं यहाँ तक। लार्ज ओशन शिप्स कैन गो एज फार एज कोलोन। जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो कोलोन तक जा सकते हैं, ये है कोलोन एरिया, ठीक है। जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो यहाँ से लेके सिर्फ कोलोन तक जा सकते हैं, इससे आगे बड़े शिप नहीं जा पाएंगे। आगे कह रहा है द रूर रिवर जॉइंस द राइन फ्रॉम द ईस्ट एंड फ्लोज थ्रू अ रिच कोल माइनिंग एरियाज। ठीक है, एक मेजर रिवर है, एक मेन रिवर है रूर। ये ईस्ट की तरफ से राइन रिवर को ज्वाइन करेगी और एक कोल एरिया, कोल माइनिंग एरिया से होते हुए ये फ्लो होती है रूर रिवर। द होल राइन बेसिन इज प्रोस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग रीजन। अगर हम उस इस पूरे एरिया की बात करें, इस पूरे एरिया की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग एरिया है पूरा का पूरा, ठीक है। राइन वाटरवे के बारे में ही आगे हम पढ़ रहे हैं। द डसलडॉर्फ इज द मेन राइन पोर्ट फॉर दिस एरिया। ठीक है, डसलडॉर्फ यहाँ इसके आसपास है, वो कह रहा है कि ये इसका मेन पोर्ट है। हैवी शिप ट्रैफिक, 2000 ओशन शिप्स एंड 200,000 इनलैंड वेसल्स यूज इट ईयरली। राइन वाटरवेज से साल में लगभग 20,000 ओशन शिप जाते हैं, बड़े बड़े शिप जाते हैं। और छोटे छोटे शिप्स की अगर हम बात करें, इनलैंड वेसल्स की बात करें, तो 200,000 यानी कि 2 लाख इनलैंड वेसल्स इसे यूज करते हैं राइन वाटरवे को साल भर में। इट लिंक्स स्विट्जरलैंड, ये रहा हमारा स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ठीक है, इन सब को, इन सारी कंट्रीज को किसके साथ जोड़ता है, अटलांटिक सी रूट के साथ जोड़ता है राइन वाटरवे। ये है हमारा अटलांटिक सी रूट यहाँ पे, और यहाँ से हमारा वाटरवे शुरू हो रहा है, देखो। और सीधी सी बात है कि फ्रांस को कोई सामान यहाँ तक भेजना हो तो क्या करेगा, सबसे पहले राइन वाटरवे तक भेजेगा, और राइन वाटरवे से होता हुआ वो सामान से सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा, अटलांटिक ओशन तक चला जाएगा। तो इस तरीके से राइन वाटरवे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हमारे पास आ जाता है द डेन्यूब वाटरवे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे, सर्व्स ईस्टर्न यूरोप। ये ईस्टर्न यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। द डेन्यूब रिवर राइजेज इन द ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू मैनी कंट्रीज। ब्लैक फॉरेस्ट से, यहाँ से ये ओरिजिनेट होके वो ईस्ट की तरफ फ्लो होने लगती है और बहुत सारी कंट्रीज से होते हुए चली जाती है। इट इज नेविगेबल अप टू टोरना सोवरीन। ये एक जगह है टोरना सोवरीन, यहाँ पे देखो, ये है टोरना सोवरीन। यहाँ से आप इसे नेविगेट करते हुए यहाँ तक जा सकते हैं, इसके आगे आप बड़ी बड़ी शिप्स लेके नहीं जा सकते। द चीफ एक्सपोर्ट आइटम्स आर व्हीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी। इस डेन्यूब वाटरवे से ये सारी की सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, इनका ट्रांसपोर्ट यहाँ से किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द वोल्गा वाटरवे। द वोल्गा रिवर इज वन ऑफ द रशियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे। रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे है वोल्गा रिवर वाटरवे, विद अ नेविगेबल लेंथ ऑफ 11,200 किलोमीटर। इसकी जो नेविगेबिलिटी लेंथ है, मतलब आप इसमें इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, यानी कि 11,200 किलोमीटर की डिस्टेंस आप इसमें कवर कर सकते हो, इतनी दूर तक सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इट इज एंडिंग इन द कैस्पियन सी। ये नीचे है हमारा कैस्पियन सी। द वोल्गा मॉस्को कैनाल लिंक्स द रिवर टू द मॉस्को रीजन। ठीक है, एक रिवर, एक यहाँ से कैनाल चल रही है मॉस्को से, वो वोल्गा में जाके जुड़ जाती है। तो इससे जो मॉस्को है वो भी किसके साथ जुड़ जा रहा है, जाके वोल्गा वाटरवे के साथ जुड़ जा रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। द वोल्गा डोन कैनाल कनेक्ट इट्स टू द ब्लैक सी। वोल्गा डोन कैनाल ये यहाँ पे है, और ये इस कैनाल को किससे जोड़ देती है, ब्लैक सी से जोड़ देगी। ये हमारा ब्लैक सी। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे आ जाता है, द ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस सीवे। देखो, लेक सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी एंड ओंटारियो, ये है सारी की सारी। ह्यूरोन, सुपीरियर, एरी एंड ओंटारियो, दे आर लिंक्ड थ्रू द सू कैनाल एंड वेलेंट कैनाल, क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस इनलैंड वाटरवे। ये सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई हैं, और कैसे जुड़ी हुई हैं, दो कैनाल की हेल्प से, जिनमें से एक कैनाल का नाम है सू कैनाल और दूसरी कैनाल का नाम है वेलेंट कैनाल। सेंट लॉरेंस रिवर एस्चुरी विद द ग्रेट लेक्स क्रिएट अ मेजर कमर्शियल वाटरवे इन द नॉर्थ अमेरिका, नदर्न नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये जो ग्रेट लेक्स है ये आगे जाके किसके साथ जुड़ जाती है, सेंट लॉरेंस वाटरवे के साथ जुड़ जाती हैं। ये है सेंट लॉरेंस वाटरवे यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो एक बहुत लंबा वाटरवे आप देख सकते हैं, एक बहुत लंबा वाटरवे यहाँ पे बन गया है।
ठीक है, बहुत लंबा एक इनलैंड वाटरवे अंदर बन गया है। मतलब यहाँ से लेके सामान आप यहाँ तक बहुत ईज़िली पहुँचा सकते हैं, ठीक है? आगे कह रहा है द पोर्ट्स ऑन दिस रूट लाइक दुलूथ एंड बुफेलो आर इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज ऑफ ओशन पोर्ट्स। यहाँ पे 2 आपको ऐसे पोर्ट्स मिलेंगे जिनका नाम है दुलूथ एंड बुफेलो। यहाँ पे आपको पोर्ट फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसी पोर्ट फैसिलिटीज आपको ओशन पोर्ट्स पे मिलती है, बिल्कुल वैसी ही पोर्ट फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। द लार्ज ओशन गोइंग वेसल्स आर एबल टू नेविगेट अप द रिवर डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट टू मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल तक, क्यूबेक मॉन्ट्रियल, ये यहाँ तक आप बड़े-बड़े शिप्स लेके जा सकते हो उस रूट से, ठीक है। गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू स्मॉलर शिप्स एट मॉन्ट्रियल ड्यू टू रैपिड्स। अब उसके बाद यहाँ तक तो आप बड़े-बड़े शिप से आ गए, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सामान छोटे शिप्स पे रखना पड़ेगा, स्मॉलर शिप्स पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे इस एरिया में आपको बहुत सारे रैपिड्स देखने को मिलेंगे। रैपिड का मतलब जब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन गहराई कम होती है। अब इन रैपिड्स को बाईपास करने के लिए यहाँ पे कैनाल्स बनाई गई हैं जिनकी डेप्थ 3.5 मीटर तक की है, ठीक है? फिर से समझ लो इसे। यहाँ पे जो बड़े-बड़े शिप हैं, इस वाटरवे में जो बड़े-बड़े शिप हैं वो मॉन्ट्रियल तक जाते हैं, ठीक है? मॉन्ट्रियल के बाद यहाँ से उस सामान को छोटे शिप्स पे लादना पड़ेगा। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि आगे इस रास्ते में बड़े-बड़े रैपिड्स हमें देखने को मिलेंगे। अब रैपिड्स के साथ दिक्कत क्या है कि एक तो यहाँ पे वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा यहाँ पे डेप्थ कम होती है। तो जो शिप्स हैं बड़े-बड़े वो यहाँ पे फँस जाएँगे, पहली बात। और दूसरा, इन रैपिड्स को बाईपास करने के लिए यहाँ पे कैनाल्स बनाई गई हैं जिनकी डेप्थ 3.5 मीटर तक हो सकती है। अगला हमारे पास आ जाता है द मिसिसिपी वाटरवेज। द मिसिसिपी ओहायो वाटरवे कनेक्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए विद द गल्फ ऑफ मेक्सिको इन द साउथ। ठीक है, अमेरिका के यूएसए के इंटीरियर पार्ट्स को किसके साथ जोड़ देता है? गल्फ ऑफ मेक्सिको के साथ जोड़ देता है वाटर पे। लार्ज स्टीमर्स कैन गो थ्रू दिस रूट अप टू मिनीपोलिस। ठीक है, यहाँ तक मिनीपोलिस तक आपको बड़े बड़े शिप्स भी यहाँ तक जा सकते हैं, अंदर तक नेविगेट कर सकते हैं। अब इनलैंड वाटरवेज आपके पास मैप में कौन-कौन से आएँगे जो आपको सीबीएसई पूछने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम में कौन-कौन से आएँगे, आपको याद रखना है। सबसे पहला है स्वेज कैनाल, ठीक है? स्वेज कैनाल कहाँ है हमारी? ये है हमारी स्वेज कैनाल। इसी तरीके से वहाँ पे जो सिंबल बना होगा वो इसी तरीके से होगा, क्योंकि इस बार जो उन्होंने सैंपल पेपर में सिंबल दिया है, यही वाला सिंबल उन्होंने यूज़ किया है। इसके अलावा पनामा कैनाल कहाँ है? ये है हमारी पनामा कैनाल। राइन वाटरवेज कहाँ है? ये है हमारा राइन वाटरवे। ठीक है, सेंट लॉरेंस सीवेज कहाँ पे है? ये है हमारा सेंट लॉरेंस सीवेज। तो ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, आपके मैप में आने वाला है, तो आपको ये याद रखना है, तैयार रहना है बिल्कुल। ठीक है, अब हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गया। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एयर ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट बट कॉस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फास्टेस्ट तो है लेकिन कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इससे सामान भेजेंगे तो आप जल्दी भेज पाएंगे लेकिन आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। बीइंग फास्ट इट इज़ प्रीफर्ड बाय पैसेंजर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। क्योंकि ये फास्ट है, इस पे ज़्यादातर इसे कौन प्रेफ़र कर रहा है? पैसेंजर्स इसे प्रेफ़र कर रहे हैं अगर जिन्हें बहुत दूर जाना हो, ठीक है? इससे सामान तो भेजा जाता है लेकिन इतना सामान नहीं भेजा जा रहा। इसे प्रेफ़र कौन कर रहे हैं? पैसेंजर प्रेफ़र कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए जिन्हें टाइम की जल्दी होती है। वैल्यूएबल कार्गो कैन बी मूव्ड रैपिडली ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। वैल्यूएबल कार्गो जो बहुत महँगा सामान है और जो पेरिशेबल सामान है वो इसी से आप भेज सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। इट इज़ ऑफ़न द ओनली मीन्स टू रीच इनएक्सेसिबल एरियाज़। कई बार कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको ओशंस भी देखने को नहीं मिलेंगे और जिन एरियाज़ में आप रोड भी नहीं बना सकते। तो ऐसे में आपके पास एक ही तरीका बचता है, दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। आगे कह रहा है इन नदर्न कनाडा एयरप्लेन सप्लाई गुड्स टू एस्किमोज डिस्पाइट फ्रोजन ग्राउंड। कनाडा में, नदर्न कनाडा में एयरप्लेन सप्लाई का काम कर रहे हैं। और क्या सप्लाई का काम कर रहे हैं? एस्किमोज तक सामान ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो ग्राउंड है वो फ्रोजन है, जमा हुआ ग्राउंड है, ठीक है? इसलिए वहाँ पे रोड भी नहीं बन पा रहे, वहाँ पे जो ओशन रूट है वो भी वहाँ पे है नहीं, ठीक है? इन द हिमालयाज़ एयर ट्रैवल इज़ यूज्ड व्हेन रोड्स आर ब्लॉक्ड बाय लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस और हेवी स्नोफॉल। हिमालयाज़ में भी जब हमारे यहाँ बारिश होती है, आपने इस बार भी देखा बहुत ज़्यादा बारिश हुई। जब सारी सड़कें बंद हो जाएँगी लैंडस्लाइड्स की वजह से, एवलांचेस की वजह से, हेवी स्नोफॉल की वजह से, तो ऐसे में क्या यूज़ होता है? एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, हेलीकॉप्टर्स यूज़ होते हैं, अब हम सबको पता है। Airways play a vital strategic role as shown by US and British air strikes in Iraq। ठीक है, इसके अलावा एयरवेज का हम डिफेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि यूएस ने किया था और ब्रिटेन ने किया था इराक में स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, एयरफोर्स जैसे हमारे इंडिया में भी है। आगे कह रहा है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस।
नीड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हैंगर्स, लैंडिंग, फ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज। एयरक्राफ्ट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हैंगर्स जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, लैंडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, सही जो एरिया जहाँ पे लैंड होते हैं वो सही होना चाहिए, फ्यूलिंग जहाँ पे इनका फ्यूल मिल जाए, और मेंटेनेंस फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे और एयरक्राफ्ट से दूसरे ऑपरेशन, दूसरे काम करवा पाएंगे। आगे कह रहा है एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव। हम सबको पता है एयरक्राफ्ट बनाना बहुत महंगा पड़ता है। एयरपोर्ट्स आर मोर डेवलप्ड इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज विद हाई ट्रैफिक वॉल्यूम्स। ज़्यादा एयरपोर्ट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? हाईली इंडस्ट्रियलाइज एरियाज में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर ट्रैफिक यूज होता है। एयर ट्रैवल हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस जर्नी टाइम्स, मेकिंग एनी प्लेस इन द वर्ल्ड एक्सेसिबल विद इन 35 आवर्स। एयर ट्रैवल से आपको वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाना हो तो आप मैक्सिमम 35 आवर्स में पहुंच सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। आगे कह रहा है द यूके पायनियर द यूज ऑफ कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट। जो यूनाइटेड किंगडम है, इसने कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट बनाए हैं बहुत ज़्यादा, और ये इसमें लीड कर रहा है। ठीक है, यूके लीड कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम लीड कर रहा है, किसमें? कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट में लीड कर रहा है। आगे कह रहा है द यूएसए सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड इंटरनेशनल सिविल एविएशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएसए ने इंटरनेशनली सिविल एविएशन को डेवलप किया है। ठीक है, मतलब पैसेंजर्स के ट्रैवल के लिए एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया है यूएसए ने। आगे कह रहा है टुडे ओवर 250 कमर्शियल एयरलाइंस ऑपरेट रेगुलर सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो आज की डेट में 250 कमर्शियल एयरलाइंस चल रही हैं। Supersonic aircraft cover the distance between London and New York within 3.5 hours। लंदन से न्यूयॉर्क जाना हो, यानी कि आपको इंग्लैंड से कहाँ पे जाना है? यूएसए जाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे में, ओनली इन 3.5 आवर्स आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स हमारे पास क्या क्या है? देखो क्या कह रहा है। इन द नदर्न हेमिस्फेयर अ डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट एग्जिस्ट। नदर्न हेमिस्फेयर में देखो, ये है हमारी इक्वेटर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डेवलप्ड एयर रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत डेवलप्ड ईस्ट वेस्ट बेल्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। डेंस नेटवर्क आर फाउंड इन ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। डेंस नेटवर्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? एयरपोर्ट्स के। ठीक है, ये हमारे ईस्टर्न यूएसए में, इस वाले एरिया में, वेस्टर्न यूरोप में, और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि यहाँ पे, इन मेन 3 जगह पे आपको डेंस एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, डेंस एयरलाइंस नेटवर्क देखने को मिलेंगे। आगे कह रहा है द यूएसए अलोन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द वर्ल्ड एयरवेज। पूरे वर्ल्ड का 60% एयरवेज किसके पास है? अमेरिका के पास है, अकेले के पास। मेजर नोडल पॉइंट्स इंक्लूड न्यूयॉर्क। ठीक है, ये है हमारा न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, इसके अलावा एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, ये सारा आ जाएगा, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, टीसी। इस सारे आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हम बस वही नाम याद रखेंगे जो हमारे मैप में आएंगे, अभी हम आगे देखेंगे। आगे कह रहा है अफ्रीका, एशियाटिक रशिया एंड साउथ अमेरिका हैव पुअर एयर सर्विस कवरेज। अगर अब हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, इन एरियाज की बात करें, तो यहाँ पे एयर सर्विस क्या है? पुअर है, बहुत खत्म है, बहुत बेकार है। लिमिटेड एयर सर्विस एग्जिस्ट बिटवीन 10 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, 10 डिग्री से लेके, ये लगभग यहाँ से मान लो 10 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक जो एयर सर्विस है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। और ऐसा क्यों है? ड्यू टू स्पार्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत कम है, लैंड मास बहुत कम है, ज़्यादातर एरिया आप देखेंगे वाटर वाला एरिया है, एंड लो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है। फिर से समझो, 10 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें, इस वाले एरिया की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपको एयर ट्रांसपोर्ट, एयर डेवलपमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा है? एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, दूसरा यहाँ पे लैंड कम है, और तीसरा यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है। ये है इंपॉर्टेंट सिटीज, ये है इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो हमारे मैप में आने वाले हैं सीबीएसई के, ये हमें मेजरली याद रखने हैं। ठीक है, टोक्यो, ये आ गया हमारा टोक्यो। इसके अलावा बीजिंग, मुंबई, जेदा, एडन। ठीक है, ये सारे के सारे एशिया के हो गए। इसके बाद यूरोप में देखेंगे हम लोग, देखो यूरोप में सबसे पहले आता है मॉस्को, फिर आता है लंदन, इसके अलावा फिर आ जाता है पेरिस, बर्लिन, रोम। साउथ अमेरिका में हमारे पास दो हैं मेजरली, कौन कौन से हैं? सेंटियागो आ गया और ब्यूनस आयरस आ गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास डार्विन है और वेलिंगटन है। ठीक है।
अफ्रीका में हमारे पास है जोहेंसबर्ग और नैरोबी। नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास आ गया शिकागो, न्यू ऑर्लिन्स एंड मैक्सिको सिटी। अब ट्रांसपोर्ट में लास्ट जो हमारे पास मोड बचता है वो है पाइपलाइंस। देखो क्या कह रहा है, पाइपलाइंस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेस सच एज वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, पाइपलाइंस का यूज किस किस तरह के सामान को ट्रांसपोर्ट करने में काम आएगा, लिक्विड्स को और गैसेस को एक जगह से दूसरी की ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग पाइपलाइंस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पाइपलाइन से कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप वाटर इससे पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करते हो, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। इसके अलावा कह रहा है कुकिंग गैस और एलपीजी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कुकिंग गैस को यानी कि एलपीजी को आज की डेट में किससे सप्लाई किया जा रहा है, पाइपलाइन से सप्लाई किया जा रहा है। पाइपलाइंस कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोल। पाइपलाइंस को आप एक तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हो, कोल को एक जगह से दूसरी के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो लिक्विफाइड कोल होगा। ठीक है, जो लिक्विड की फॉर्म में कोल होगा उसे भी आप विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन एक जगह से दूसरे के ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इन न्यूजीलैंड मिल्क इज बीइंग सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज। ठीक है, न्यूजीलैंड में खेतों से फैक्ट्रीज तक दूध भी सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस। आप यहाँ तक देखिए इतना डेवलपमेंट हो गया पाइपलाइंस का। In USA, there is a dense network of oil pipeline from producing areas to the consuming areas. USA में प्रोड्यूसिंग एरियाज से लेके कंज्यूमिंग एरियाज तक ऑयल पाइपलाइन बिछी हुई है। द बिग इंच पाइपलाइन कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको ऑयल्स वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए। ठीक है, एक बिग इंच पाइपलाइन है, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। एक बिग इंच पाइपलाइन है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेके अमेरिका के इंटीरियर पार्ट्स तक ऑयल लेके जाती है। ठीक है, अराउंड 17% ऑफ ऑल फ्लाइट्स इन द यूएसए इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस। अमेरिका में जितना भी सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका 17% किससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इन यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया, इंडिया, पाइपलाइंस लिंक ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज, पोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स। इन सारी कंट्रीज में पाइपलाइंस क्या कर रही हैं, ऑयल वेल्स को रिफाइनरीज तक या फिर पोर्ट्स तक या फिर मार्केट तक पहुंचा रही हैं पाइपलाइंस। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हैज एक्सटेंडेड पाइपलाइंस टू ईरान एंड पार्ट्स ऑफ चाइना। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ने ईरान और चाइना तक पाइपलाइंस को बिछा दिया है। The proposed Iran-India via Pakistan international oil and natural gas pipeline will be the longest in the world. ईरान से लेके इंडिया तक एक पाइपलाइन प्रपोज की जा रही है। ठीक है, ईरान से लेके इंडिया तक एक ऑयल पाइपलाइन प्रपोज की जा रही है जिससे ऑयल जाएगा और नेचुरल गैस जाएगी। ठीक है, और ये पाकिस्तान से होते हुए जाएगी। ठीक है, और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पाइपलाइन होगी। अभी ये प्रपोज है, अभी आगे देखते हैं इस पे कितना काम होता है। ट्रांसपोर्ट हमारा खत्म हो गया, अब हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन। देखो क्या कह रहा है, ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड वेरियस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मेथड्स इंक्लूडिंग द टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम टेलीग्राफ भी यूज करते हुए आए हैं पहले, और टेलीफोन भी यूज करते हुए आ रहे हैं। द टेलीग्राफ प्लेड अ की रोल इन कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन वेस्ट। ठीक है, अमेरिका के कोलोनाइजेशन में टेलीग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अमेरिका को कैप्चर करने में, मतलब इसे इस तरीके से समझो, अमेरिका को कैप्चर करने में, अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने में हेल्प किया था यूरोपियंस को, किसने, टेलीग्राफ ने किया था। इन द अर्ली एंड मिड 20th सेंचुरी AT&T हेल्ड अ मोनोपोली ओवर द यूएसए's टेलीफोन इंडस्ट्री। एक कंपनी थी मिड 20th सेंचुरी में जिसका नाम था AT&T। इसने अमेरिका की पूरी टेलीफोन इंडस्ट्री पे कब्जा कर रखा था, मोनोपोली कर रखी थी। ठीक है, यूएसए की पूरी टेलीफोन इंडस्ट्री पे AT&T नाम की एक कंपनी ने कब्जा कर रखा था, मोनोपोली कर रखी थी अर्ली 20th सेंचुरी में। इनफैक्ट द टेलीफोन बिकेम अ क्रिटिकल फैक्टर इन द अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका को अर्बनाइज करने में, अमेरिका को डेवलप करने में, शहर बनाने में टेलीफोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहा है, रोल रहा है। Firms centralized operations in the city headquarters and opened branch offices in smaller towns। जो फर्म्स थी, जो कंपनियां थी, उन्होंने क्या किया, ऑपरेशंस को सिटी में किया। बड़े बड़े जो काम कर रहे थे, जो टास्क कर रहे थे, जो उनके मेन ऑपरेशन हो रहे थे, मेन काम हो रहे थे, वो तो सिटी हेडक्वार्टर्स में हो रहे थे। इसके अलावा उन्होंने स्मॉलर टाउन्स में भी अपने ब्रांच ऑफिसेज खोल दिए जब टेलीफोन आ गया, क्योंकि अब इजी कम्युनिकेशन हो रहा था।
टेलीफोन इज स्टिल द मोस्ट वाइडली यूज कम्युनिकेशन मेथड। आज की डेट में भी टेलीफोन सबसे ज्यादा यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। इन डेवलपिंग कंट्रीज सैटेलाइट बेस्ड सेलफोन हेल्प इंप्रूव रूरल कनेक्टिविटी। डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे अभी भी आपको रूरल एरियाज देखने को मिलेंगे, रिमोट एरियाज देखने को मिलेंगे, वहाँ पे सेलफोन बहुत हेल्प कर रहे हैं जो कि सैटेलाइट से चलते हैं। ऐसे एरियाज में जहाँ पे कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड सेलफोन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आगे कह रहा है फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन वाज द यूज ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो कम्युनिकेशन में आया वो तब आया जब कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिक फाइबर केबल्स यानी कि ओएफसी का यूज होने लगा। इससे क्या हुआ, इससे स्पीड बढ़ गई, फास्ट हो गया बहुत ज़्यादा। टेलीफोन कंपनीज रिप्लेस्ड कॉपर केबल विद ओएफसी। ठीक है, इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल को अ, अब क्या यूज़ करने लगे, ये ओएफसी यूज़ करने लगे, ऑप्टिक फाइबर केबल यूज़ करने लगे, किसकी जगह, कॉपर केबल्स की जगह। क्यों, ये ज़्यादा फास्टर थी, ज़्यादा सिक्योर थी, एंड देवर नियरली एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन। बिना किसी एरर के डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता था ओएफसी से। आगे कह रहा है इन द 1990s डिजिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लेड टू द मर्जिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स क्रिएटिंग द इंटरनेट। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन किसके साथ मर्ज हो गया, कंप्यूटर के साथ मर्ज हो गया 1990s में, और इससे क्या शुरू हुआ, इंटरनेट शुरू हुआ। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देखो क्या कह रहा है, इंटरनेट कनेक्ट अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन ओवर 100 कंट्रीज। इंटरनेट इतने सारे लोगों को आपस में जोड़ता है 100 से ज्यादा कंट्रीज के। Communication satellite became prominent after 1970s, pioneered by the USA and former USSR through space research. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में जो महारत हासिल करी थी वो यूएसए और यूएसएसआर ने सबसे पहले हासिल करी थी 1970s में, स्पेस रिसर्च के थ्रू। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन अर्थ्स ऑर्बिट टू कनेक्ट इवन द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, लिमिटेड ऑन साइट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब से आई हैं, जब से ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हम लोग आसमान में छोड़ रहे हैं, इस तरह के सैटेलाइट आसमान में छोड़ रहे हैं, अब आप लोग रिमोट एरियाज तक भी, आप किसी सिटी में बैठे हैं और आपको किसी गांव में फ़ोन करना है तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट ने रिमोट एरियाज तक भी कनेक्शन पहुंचा दिए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कम्युनिकेशन कॉस्ट एंड टाइम रिमेन द सेम फॉर बोथ शॉर्ट 500 किलोमीटर और लॉन्ग 5000 किलोमीटर डिस्टेंस वाया सैटेलाइट। कम्युनिकेशन की कॉस्ट आज की डेट में उतनी ही है, चाहे आपको 500 किलोमीटर पे कम्युनिकेशन करना हो, किसी के साथ बात करनी हो, कॉल करना हो, या 5000 किलोमीटर पे किसी के साथ बात करनी हो। ठीक है, कॉस्ट आपकी उतनी लगेगी, पैसा आपका उतना ही लगेगा और टाइम भी उतना ही लगेगा। यहाँ पे कॉल करने में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ पे कॉल करने में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा और उतना ही आपका पैसा लगेगा। ठीक है, आगे कह रहा है ये आपको अच्छा मैच द फॉलोइंग के लिए याद रखना है। ये जो 2-3 पॉइंट्स हमारे अभी हम पढ़ेंगे, मैच द फॉलोइंग के लिए आपको याद रखने हैं। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975। इंडिया की पहली सैटेलाइट कौन सी थी, आर्यभट्ट थी, और लॉन्च कब हुई थी, 19 अप्रैल 1975 में। भास्कर 1 वाज लॉन्च्ड इन 1979। रोहिणी सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन 1980। एप्पल एरियाने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 जून 1981 वाया एरियाने नेटवर्क। ये भी एक सैटेलाइट थी। Satellites like Bhaskar, Challenger, and INSAT-1B have improved long distance communication, टेलीविजन एंड रेडियो सर्विसेज। इन सारी सैटेलाइट्स से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे रेडियो सर्विसेज हो, उन्हें इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। वेदर फोरकास्टिंग ऑन टेलीविजन हैज़ बिकम अ यूजफुल बेनिफिट फॉर पीपल। जब से सैटेलाइट आई उसके बाद हमने वेदर को भी फोरकास्ट करना शुरू कर दिया टेलीविजन पे, और इससे लोगों को हेल्प मिलने लगी। इंटरनेट, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है, एक डिजिटल वर्ल्ड है जो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अगर लाइट नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा। फॉर कम्युनिकेटिंग और एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे एक्सेस करने के लिए और दूर दराज बैठे लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज होता है, इंटरनेट का यूज होता है। विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट, आपको एक जगह से दूसरी जगह हिलने की जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे किसी को कॉल कर सकते हैं, बैठे बैठे किसी की कॉल रिसीव कर सकते हैं, चाहे आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है चाहे आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है। इसी डिजिटल वर्ल्ड को ही हम क्या कह रहे हैं, इंटरनेट कह रहे हैं। इट इज एनकम्पास्ड बाय द इंटरनेट सच एज द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है, इसके बाद से जब हमने www डॉट यूज करना शुरू किया, इससे इंटरनेट और ज्यादा एक्सेसिबल हो गया और ज्यादा ईजी हो गया।
साइबर स्पेस कैन बी एक्सेस फ्रॉम वर्चुअली एनी लोकेशंस वेदर ऑन लैंड, सी और एयर। इंटरनेट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप ज़मीन पे हो, चाहे आप कहीं ओशन में हो, चाहे आप एयर में हो। ठीक है? आगे कह रहा है इंटरनेट यूजर्स ग्रू फ्रॉम लेस देन 50 मिलियन इन 1995 टू अबाउट 5.4 बिलियन इन 2023। 1995 में इंटरनेट यूज करने वाले लोग सिर्फ इतने थे पूरे वर्ल्ड में, और 2023 का जो डेटा है उसमें अब वो 5.4 बिलियन हो गए हैं बढ़ के। A major shift in user base occurred from the USA to developing countries in recent years. यूएसए से यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज में अब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। पहले मेजरली कहाँ पे था? डेवलप्ड कंट्रीज में था। यूएसए शेयर ऑफ ग्लोबल यूजर्स fell from 66% in 1995 to 25% in 2005। 1995 में इंटरनेट यूज करने वालों में 66% जो लोग थे वो अमेरिका के थे। ठीक है, फिर से समझो, 1995 में जो लोग यूज कर रहे थे इंटरनेट उनमें से 66% कहाँ से थे? यूएसए से थे। और 2005 में वही जो डेटा है घट के अब कितना बच गया? सिर्फ 25% बच गया। यानी कि 2005 में वर्ल्ड का सिर्फ 25% इंटरनेट कहाँ यूज हो रहा था? यूएसए में यूज हो रहा था। मोस्ट यूजर्स टुडे आर इन द यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। इन सारी कंट्रीज में मोस्टली आपको इंटरनेट के यूजर्स देखने को मिलेंगे। आगे कह रहा है इंटरनेट एक्सपेंड इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस। इंटरनेट ने इकोनॉमिक स्पेस बढ़ा दिया है, यानी कि अब आपको दुकान खोल के बैठने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी सामान बेच सकते हो, घर से भी बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा सोशल स्पेस भी बढ़ा दिया है, अब आप घर से बैठे किसी के साथ दोस्ती कर सकते हो, किसी के साथ बात कर सकते हो। ठीक है, थ्रू ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग एंड ई गवर्नेंस, वही सारी चीजें। इट इज कंबाइंड विद फैक्स, टेलीविजन, रेडियो टू रीच पीपल रिगार्डलेस ऑफ प्लेस एंड टाइम। इन सारी चीज़ों में इंटरनेट यूज़ हो रहा है और आप वर्ल्ड में बैठे किसी भी इंसान के साथ आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन ट्रांसपोर्टेशन इन ग्लोबल कनेक्टिविटी। ठीक है, ग्लोबल कनेक्टिविटी यानी कि कंट्रीज को आपस में जोड़ने में, कंट्रीज को आपस जोड़ने में ट्रांसपोर्ट का आज आज की डेट में इतना यूज़ नहीं है। ठीक है, अब मेजर रोल किसका है? मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम का है, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, ये सारे के सारे मेजर सिस्टम हैं जो वर्ल्ड को आपस में जोड़ रहे हैं। पहले क्या था? ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड को आपस में जोड़ता था, लेकिन अब मेजरली क्या जोड़ रहा है? कम्युनिकेशन सिस्टम जोड़ रहा है। These technologies have turned the idea of global village into reality। अब जो आइडिया था ग्लोबल विलेज का वो सच होता नजर आ रहा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में बैठे इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड एक अलग अलग कंट्रीज ना होकर के एक ही गांव है। ठीक है, तो ग्लोबल विलेज का जो एक आइडिया था वो अब रियलिटी बनता जा रहा है। और ये हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा लेंथी था, है ना? बहुत ज़्यादा लेंथी था, लेकिन फाइनली हमने इसे कंप्लीट कर लिया। और मैंने आपको एक एक चीज़ कोशिश ये की है आसानी से आसान भाषा में, आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो आपको लाइक भी करनी है और सब्सक्राइब भी करनी है। जय हिंद।